नमस्कार। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं गुप्तोत्तर काल के भारत में कपड़ों की उस शानदार दुनिया को। देखिए, ये सिर्फ पहनावे की बात नहीं है, ये तो उस दौर के समाज, लोगों के काम और उनकी पहचान की कहानी है जो कपड़ों में बुनी हुई थी। अच्छा, तो सबसे पहला और वाजिब सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला। मतलब इतने 100 साल पहले लोग क्या पहनते थे, इसका क्या सबूत हो सकता है? कोई पुरानी अलमारी तो मिली नहीं होगी। अलमारी तो नहीं मिली, लेकिन उससे कहीं ज्यादा टिकाऊ चीजें मिली हैं। इसका जवाब हमें पत्थरों में तराशा हुआ मिलता है। उस दौर के जो मूर्तिकार थे ना, उन्होंने अपने समय के लोगों को, उनके पहनावे को, उनकी हर एक छोटी बड़ी डिटेल को पत्थर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये जानकारी हमें खास तौर पर दो जगहों से मिलती है। पहली तो है कल्याणपुर की मूर्तियां और दूसरी चित्तौड़ के मशहूर कीर्ति स्तंभ पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं वो। सच कहूं तो ये कलाकृतियां उस युग के फैशन की एक जीती जागती गाइड बुक जैसी हैं। तो चलिए सबसे पहले पुरुषों के पहनावे से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो क्या पहनते थे और उनके कपड़ों की क्या खासियत थी। तो अगर उस दौर के एक आम पुरुष की कल्पना करें तो सोचिए, घुटनों तक एक धोती, उसके ऊपर जांघों तक की एक अंगरखी और सिर पर एक मोटी गोल सी पगड़ी। उस समय प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों का भी खूब चलन था। एक मिनट, एक सवाल है, क्या सब लोग बिल्कुल एक जैसे ही कपड़े पहनते थे? मतलब एक किसान और एक व्यापारी में या एक सैनिक और एक पुजारी में कोई फर्क नहीं दिखता था? क्या किसी के काम धंधे का उसके पहनावे पर कोई असर नहीं पड़ता था? अरे, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल असर पड़ता था। असल में पहनावा ही तो उस समय का एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड था। चलिए इस सारणी पर जरा नजर डालते हैं। देखिए, एक शिकारी जिसे फुर्ती चाहिए वो सिर्फ एक धोती पहनता था। वहीं किसान या मजदूर अपनी धोती को ऊंचा बांधते थे ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। व्यापारी अपनी शान दिखाने के लिए एक लंबा अंगरखा पहनते थे और सैनिक वो चुस्ती के लिए छोटी धोती, छोटी पगड़ी और कमर पर एक कमरबंद बांधते थे। मतलब हर पेशा एक अलग वेशभूषा। अब पुरुषों के पहनावे से आगे बढ़कर महिलाओं के कपड़ों की दुनिया में चलते हैं, जो डिजाइन्स और वैरायटी के मामले में कहीं ज्यादा रंगीन थी। जहां पुरुषों के कपड़ों में काम और जरूरत झलकती है, वहीं महिलाओं के कपड़ों में कला और सुंदरता का एक अलग ही आलम था। डिजाइनों की बारीकी और रंगों की शान देखते ही बनती थी। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो वो कौन-कौन से कपड़े थे जिनका इस्तेमाल होता था? क्या उनके कुछ खास नाम भी थे? नाम? अरे, नामों की तो पूरी एक दुनिया थी, जरा सुनिए। जामदानी, जिसकी बुनाई ही एक कला है। किमखाब, जिसे सोने और चांदी के तारों से बुना जाता था। टसर सिल्क अपनी खास चमक के लिए मशहूर था। और हमारी विश्व प्रसिद्ध मलमल, इतनी महीन के जैसे हवा में तैर रही हो। इनके अलावा मखमल, रंग बिरंगी छींट, बाफ्ता और मोमजामा जैसे कई और कपड़े थे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर की कपड़ा बनाने की कला की जीती जागती मिसालें हैं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर कि कैसे कपड़े किसी भी इंसान की सामाजिक हैसियत का आईना हुआ करते थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय में किसी की सामाजिक हैसियत का अंदाजा उसके कपड़ों से ही लग जाता था। और ये फर्क खासकर महिलाओं के पहनावे में तो बहुत साफ झलकता था। याद रखिए, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं थे, वो समाज में अपनी जगह बताने का एक जरिया थे। और ये अंतर इस तुलना में और भी साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ थीं ऊंचे तबके की महिलाएं जो किमखाब, टसर सिल्क और मखमल जैसे शानदार और कीमती कपड़े पहनकर अपनी शान शौकत दिखाती थीं, और दूसरी तरफ थीं आम वर्ग की महिलाएं जो लट्ठे और छींट जैसे साधारण लेकिन टिकाऊ कपड़ों में ही अपनी जिंदगी गुजारती थीं। जो कपड़ों का फर्क था, असल में वही वर्गों का फर्क था। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने जाना और समझा है उसे संक्षेप में देखते हैं और इसकी सबसे बड़ी सीख पर गौर करते हैं। तो सार क्या निकला? सार यही है कि गुप्तोत्तर काल में पहनावा महज एक कपड़ा नहीं था, वो एक पहचान थी, एक बयान था। किसी का पेशा क्या है, समाज में उसकी हैसियत क्या है, सब कुछ उसके कपड़ों में लिखा होता था। और अब जाते जाते एक सवाल, हजारों साल बाद आज की दुनिया में क्या हमारे कपड़े भी हमारे बारे में कोई कहानी बताते हैं? और अगर बताते हैं तो वो कहानी क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।